वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड बच्चों को कई सारे डाउट्स होते हैं कि भैया क्या एआई हमारी जॉब खा जाएगा, या फिर ये जो वेब डेवलपमेंट भैया सब तो यही कर रहे हैं, सारे बच्चों को देखो वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो क्या वेब डेवलपमेंट ओवरक्राउडेड हो चुका है? भैया वेब डेवलपमेंट करने का सबसे बेस्ट, सबसे सटीक रोड मैप क्या हो सकता है? इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर दे रहा हूं। तो भैया वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट कोडिंग। मेरा नाम है सचिन कुमार द्विवेदी और वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। आशा करता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे क्योंकि भैया सारे सवालों के जवाब मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए भैया डायरेक्ट अपने स्मार्ट बोर्ड पर मूव करते हैं और एक कंप्लीट वेब डेवलपमेंट रोड मैप की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ चीजों को एड्रेस करते हैं, फिर उसके बाद अपने रोड मैप पे बढ़ेंगे। क्या भैया एआई हमारी जॉब खा जाएगा? पहला सवाल, भैया एआई आपकी जॉब नहीं खाएगा। क्यों? समझो भैया, एआई के आने के बाद अब जो वेबसाइट हम बनाते हैं उनमें छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स हैं उसके कोड हम लिखवा सकते हैं एआई से। जैसे जब वर्डप्रेस आया था तो जो आपके ब्लॉग पोस्ट रहते थे, जो आपकी स्टैटिक वेबसाइट्स रहती थी, लोगों ने कहा यार वर्डप्रेस आ गया है, अब स्टैटिक वेबसाइट्स तो वर्डप्रेस से बन जाती है, तो अब कोडर्स जो है वैनिश हो जाएंगे, अब वेब डेवलपर जो है वो हायर नहीं होंगे। लेकिन वर्डप्रेस भी एक नई चीज थी इसलिए डर था, एआई भी एक नई चीज है इसलिए डर है। बिल्कुल नहीं डरना है, एआई को आपको यूज करते जाना है कि भैया जैसे मैं एक वेबसाइट बना रहा हूं, नेविगेशन बार मैंने एआई से बनवा लिया, कि भैया एक कोई कंपोनेंट है वो मैंने एआई से बनवा लिया, तो एआई को अपन को यूज करना है। तो एक सवाल का जवाब फाइनल है कि एआई आपकी जॉब नहीं खाएगा, बस टेंशन फ्री हो जाओ। ठीक है भैया, चलिए अब दूसरा सवाल कि क्या जो आपका मान स्टैक है वो ओवरक्राउडेड है, या इसी के बगल में मैं लिख दूं कि क्या आपका वेब डेवलपमेंट है वो ओवरक्राउडेड हो चुका है? नहीं, इसका भी सवाल, इसका भी जवाब नहीं। क्यों भैया वेब डेवलपमेंट ओवरक्राउडेड इसलिए नहीं है क्योंकि आपके हर डोमेन में वेब डेवलपमेंट लगता है। जैसे एग्जांपल एआई/एमएल फील्ड है, भैया हम कुछ एआई बना रहे हैं, वहां भी हमें वेब डेवलपमेंट का यूज करना पड़ेगा। एग्जांपल चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी क्या है? एक एआई मॉडल है। एआई मॉडल को यूजर को दिखाने के लिए, भैया यूजर को यूज करवाने के लिए एक वेबसाइट तो बनाओगे ना, तो चैट जीपीटी के अंदर भी क्या लॉगिन पेज है? बराबर भैया लॉगिन पेज है। क्या चैट जीपीटी के अंदर एक चैट बॉक्स है? बिल्कुल भैया चैट बॉक्स है। तो क्या ये सब वेबसाइट है? हाँ जी भैया एक वेबसाइट है। क्या ये सब अपने इंटरनेट पे जो है ब्राउजर पे दिख रहा है? तो क्या वेबसाइट के फॉर्म में दिख रहा है? हाँ जी भैया वेबसाइट के फॉर्म में दिख रहा है। तो क्या यहां पर वेब डेवलपमेंट यूज हुआ? हाँ जी भैया यूज हुआ। तो क्या वेब डेवलपमेंट ओवरक्राउडेड है? नहीं भैया, इसके अंदर इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं कि कितने भी बच्चे आ जाएं ये आपको हमेशा फुलफिल होगा। हर फील्ड के अंदर वेब डेवलपमेंट यूज हो रहा है और हर फील्ड के अंदर यूज होता रहेगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? तो वेब डेवलपमेंट आज की डेट पे कोई ऑप्शन नहीं है कि भैया सीखना है कि नहीं सीखना है, मैंडेटरी है, मैंडेट है कि हाँ सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये सवाल का भी जवाब मिल गया कि भैया ओवरक्राउडेड नहीं है। अब वेब डेवलपमेंट को करने के लिए, मतलब एक वेबसाइट बनाने के लिए आप जो है 3 रास्तों से जा सकते हैं। पहला रास्ता कि या तो आप जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज से भैया अपना पूरा वेब डेवलपमेंट करें, मतलब एक मान स्टैक होता है, मान स्टैक ऐसा समझिए, मान एक्रोनिम बहुत ज्यादा फेमस हो गया है और मान स्टैक के अंदर आप ऐसा समझिए कि दिस m इज इक्वल टू MongoDB। ठीक है, अब ये जो E है ये आपके एक्सप्रेस है, ये जो R है ये आपका एक रिएक्ट है और ये जो N है ये आपका Node.js है। ऐसा समझिए, मैं अभी आपको बहुत बिगिनर तरीके से एक चीज बोल देता हूं कि भैया ये मान लीजिए कि इंडिविजुअल लैंग्वेजेस हैं। क्या है? जैसे C++, जावा है ना, इंडिविजुअल लैंग्वेजेस। मान लीजिए लैंग्वेजेस होती नहीं है, बता रहा हूं, ये इंडिविजुअल लैंग्वेजेस हैं। हमने क्या किया, इन लैंग्वेजेस को यूज करके एक वेबसाइट बना दी, तो हम इसे कह देते हैं कि भैया हमने मान स्टैक यानी कि मान टेक स्टैक को यूज करके अपनी वेबसाइट बनाई है। तो एक तरीका तो ये होता है कि हम मान टेक स्टैक को यूज करके अपनी वेबसाइट बनाएं। दूसरा तरीका होता है कि हम जावा को यूज करके अपनी वेबसाइट बनाएं। तो जावा कहां यूज होता है? फ्रंट एंड आपका अलग तरीके से बनता है, बताऊंगा कैसे बनता है। बैक एंड हम अपना जावा बना सकते हैं। तो एक फ्रेमवर्क होता है, मतलब ऐसा समझिए कि जावा में बेसिकली स्प्रिंग बूट यूज होता है, बैकएंड में हम आपका स्प्रिंग बूट यूज करते हैं। तो इसके ऊपर स्प्रिंग बूट कैसे यूज किया जाता है, ये क्या होता है फलाना ढिमका, तो इसके ऊपर मैं चैतन्य सर को बोल दूंगा। चैतन्य सर आपके जावा के ट्यूटर हैं इस चैनल पे, तो उसके लिए आपको वीडियो बना करके दे देंगे। देन कम्स पाइथन। अगर आप डेटा साइंस एआईएमएल वाली फील्ड के हैं तो स्पेसिफिकली बच्चों को यह कहा जाता है कि आप अपना वेब डेवलपमेंट जो है मर्न स्टैक से ना करें, आप अपना वेब डेवलपमेंट पाइथन से कर लें। ठीक है भैया, क्योंकि उनको इजी पड़ता है ना, एआईएमएल में भी पाइथन यूज होने वाला है, नॉर्मल लैंग्वेज भी पाइथन सीखी तो भैया आप डेवलपमेंट भी पाइथन में कर लो। तो जैंगो में जो है वेब डेवलपमेंट किया जाता है। तो पाटिल सर ऑलरेडी जैंगो के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। आप भी कमेंट में थोड़ा सा बोल दोगे कि हाँ भैया पाटिल सर थोड़ा जल्दी वीडियो लाओ, तो वो आपके लिए वीडियो ला करके दे देंगे। अब मैं हूं आपका मर्न का ट्यूटर, मतलब भैया मैं मर्न स्टैक को यूज करके वेब डेवलपमेंट पढ़ाता हूं, तो मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूं। अब जब हम एक वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट के 3 पार्ट्स होते हैं।
अब रोड मैप शुरू हो चुका है, ठीक है। वेबसाइट के 3 पार्ट्स होते हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस। क्या समझ में आया? फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस। फ्रंट एंड क्या होता है? फ्रंट एंड क्या होता है? मेरे जो वेबसाइट है उसमें सामने क्या दिख रहा है? सामने क्या दिख रहा है? भैया एक बटन दिख रही है, भैया कुछ कलर है, आहा, भैया हमारा एक छोटा सा जो है फिगर बना हुआ है कुछ, भैया ऊपर एक नेविगेशन बार है जिसमें इधर लिखा है लॉगिन, इधर भैया मेरी कंपनी का लोगो, इधर लिखा हुआ है एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन की वेबसाइट बता रहा हूं मैं आपको। तो ये क्या हो गया? ये फ्रंट हो गया ना, जहां से यूजर इंटरैक्ट करता है, तो इसे कहते हैं फ्रंट एंड। फ्रंट एंड को बनाने के लिए हम अलग चीजें यूज करते हैं, वो हम सीखेंगे। फिर आता है बैक एंड। बैक एंड का मतलब क्या हो गया कि भैया मैंने किसी बटन को दबाया, अब उस बटन से क्या हो रहा है? हमने लेट सपोज हमारा भैया लॉगिन पेज है, हमने लॉगिन पेज में फिल कर दिया और सबमिट बटन दबाया। सबमिट बटन दबाने से वो लॉगिन पेज की जो भी इंफॉर्मेशन थी वो गई डेटाबेस में, भैया यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, गया डेटाबेस में। तो ये कैसे जा रहा है? भैया ये सर्वर साइड का काम होता है। तो बेसिकली जो इंटरनल प्रोसेस है कि किस तरीके से डेटाबेस के साथ काम हो रहा है, इंटरनल किसी वेबसाइट की प्रोसेसिंग कैसे हो रही है, वो होता है आपका बैक एंड। बैक में जो काम हो रहा है उसे हम कहते हैं बैक एंड। तो यहां हो गया फ्रंट एंड, यहां हो गया बैक एंड। और एक होता है डेटाबेस कि भैया जितने भी वेबसाइट के जो है डेटा हो गया उसको स्टोर करने के लिए हम डेटाबेस का यूज करते हैं। तो सबके बारे में आज बात करेंगे। तो एक वेबसाइट बनाने के लिए फ्रंट एंड लगता है, बैक एंड लगता है, डेटाबेस लगता है, तीनों को हम सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि भैया फ्रंट एंड में क्या क्या पढ़ना होता है। फ्रंट एंड में एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ना होता है? अबे खुल जा, बच्चों के सामने बेइज्जती कराएगा तेरी तो, ठीक है। तो फ्रंट एंड हम कह सकते हैं कि यूजर साइड या फिर क्लाइंट साइड। कहने का मतलब क्या है? आप यूजर हैं, आप वेबसाइट को यूज कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे फ्रंट एंड, ठीक है भैया। फोन आ गया, आते रहेंगे, कोई बात नहीं। तो अब ये हो गया आपका फ्रंट एंड। ये आपके एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन की वेबसाइट है, इसमें ये आपको भैया बटन दिख रहे हैं, बहुत सारी चीजें, इसे हम कहते हैं फ्रंट एंड। अब फ्रंट एंड में सबसे पहले आपको HTML सीखना पड़ता है। ऐसा समझिए कि भैया यहां पर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये लोगो लगाया गया होगा, ये सारी बटन्स वगैरह लगाई होंगी। तो ये सब कौन लगा रहा है? ये हम लगा रहे हैं यूजिंग HTML। HTML गिव्स स्ट्रक्चर। क्या कहता है? HTML गिव्स स्ट्रक्चर कि अच्छा सबसे ऊपर नेविगेशन बार होगा, फिर उसके बाद ये वाली पट्टी होगी, फिर ये वाली पट्टी होगी, फिर ये कुछ डब्बे होंगे। ये स्ट्रक्चर किसने दिया होगा? ये HTML ने दिया होगा। HTML बहुत इजी रहता है, बहुत इजी रहता है। इसको आप भैया 2 से 3 दिन के अंदर जो है खत्म करना, ठीक है। 2 से 3 दिन से ज्यादा मत लगाना। अब सिर्फ अगर आपने HTML को यूज करके वेबसाइट बनाई तो वो कुछ ऐसी दिखेगी, बहुत गंदी सी दिखेगी, बहुत ही गंदी सी दिखेगी। मैं चाहता हूं भैया ये चीज थोड़ी सुंदर सुंदर दिखने लगे। तो ये सुंदर बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? CSS का यूज करते हैं। तो ऐसा समझिए कि भैया घर का स्ट्रक्चर जो है वो हमने HTML से बना लिया, वेबसाइट का जो ढांचा था वो हमने HTML से बना लिया, और CSS से हम उसको थोड़ा कलर वलर देते हैं। तो जैसे जैसे समझिए यहां इसका कलर अलग दिख रहा है, इसका कलर अलग दिख रहा है, ये बटन ऐसी सी दिख रही है, अच्छी सुंदर सी। ये भैया नीली कलर की बटन दिख रही है, तो ये नीली कलर की बटन किसने बनाया? मतलब कि ये बटन को नीला कलर किसने दिया? ये नीला कलर दिया CSS ने, ये नीला कलर दिया CSS ने। अब बच्चे क्या करते हैं? CSS को मास्टर करने बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि भैया हम जितना ज्यादा CSS यूज करेंगे उतनी ज्यादा हमारी वेबसाइट सुंदर दिखने लगेगी। लेकिन CSS को मास्टर नहीं करना है। अगर आप CSS में घुसते जाओगे, देयर इज नो एंड। आप कभी भी CSS को कंप्लीट नहीं पढ़ सकते। तो आपको CSS को भैया 2 वीक देने हैं, और 2 वीक के अंदर भैया आपको CSS उतनी ही पढ़नी है जितनी रिक्वायर्ड हो। क्योंकि जब हम पूरा वेब डेवलपमेंट करते हैं ना, तो उसके दौरान भी हम CSS कुछ सीखते रहते हैं। आज मैंने काफी टाइम से भैया वेब डेवलपमेंट कर रखा, मेरे को आज तक भी कंप्लीट CSS के सिंटैक्स वगैरह अभी उतने नहीं पता है। मतलब जो टैग्स वगैरह यूज होते हैं मुझे रटे नहीं हुए हैं। तो ये चीज आपको करनी है। तो HTML हो गया और CSS हो गया, ये बच्चे पढ़ लेते हैं। मतलब कि बिगिनर जो है वो यहां तक पढ़ लेते हैं, यहां तक उन्हें भैया कोई भी दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत चालू होती है जावास्क्रिप्ट से। तो HTML सीखा, JS सीखा। अब ये जो लॉगिन बटन बनाया है, इसको कलर वलर तो दे दिया, लेकिन इस लॉगिन बटन के दबाने से हमारा एक नया पेज खुल जाए, ये कौन करता है? मतलब कि किसी भी एलिमेंट को फंक्शनैलिटी कौन देता है? वो देता है भैया जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट जो आपकी लैंग्वेज है, ये आपके जो है वेबसाइट के अंदर जान डालती है, उसके अंदर फंक्शंस को ऐड करती है। तो HTML सीखा, फिर CSS सीखा, उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट सीखेंगे। और जावास्क्रिप्ट को हमें इस तरीके से जो है सीखना है, सच दैट कि वो इंटरव्यू भी काम आए। क्योंकि भैया इंटरव्यू जब आप वेब डेवलपमेंट का इंटरव्यू देने जाते हैं ना जॉब के लिए, तो वहां पर आपको ना CSS पूछी जाएगी, ना HTML से पूछी जाएगी, वहां पर आपको जावास्क्रिप्ट पूछा जाएगा। तो जावास्क्रिप्ट में लूप्स वगैरह, इवेंट हैंडलिंग कैसे होती है, ये एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट कैसी होती है, भैया एसिंक अवेट क्या होता है, इन सभी पे जो है आपको इंटरव्यू सवाल पूछ रहा होगा। तो जावास्क्रिप्ट आपको इस तरीके से भी तैयार करना है कि इंटरव्यूअर अगर सवाल पूछ रहा है तो आप उसको बता दो, ठीक है भैया। तो जावास्क्रिप्ट आपको CSS के बाद पढ़नी होती है। अब जावास्क्रिप्ट पढ़ने के बाद, जब आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ ली, अब आपको क्या करना है? अब आपको फ्रंट एंड प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। तो जैसे समझिए
HTML सीखा, उसके साथ एक छोटा छोटा प्रैक्टिस प्रोजेक्ट बना लिया। CSS सीखा, एक छोटा छोटा प्रैक्टिस प्रोजेक्ट बना लिया। ये प्रैक्टिस प्रोजेक्ट क्या हो सकता है भैया, एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन की वेबसाइट ही खोलना और इसको क्लोन कर देना। इसको क्लोन कर देना मतलब इसका रेप्लिका बना लेना, इसी वेबसाइट को हूबहू थोड़ा सा बना लेना। तो अब ये वेबसाइट आपकी चल नहीं रही होगी, लेकिन आपकी वेबसाइट ऐसे कुछ दिखने लगेगी। जब आप सीखोगे ना तो आप समझ जाओगे कि हाँ भैया ऐसा कुछ होता है। ठीक है, ठीक है। तो ये क्लोन प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो वेबसाइट का क्लोन बनाया, ये तो आपका HTML CSS से बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट को प्रैक्टिस करने के लिए हमने कुछ गेम्स बना लिए। टिक टैक टो हो गया, आपने कुछ जो है टू डू बना लिया। तो यहां पर बेसिकली आप जावास्क्रिप्ट को थोड़ा सा हैंड्स ऑन करने के लिए कुछ गेम्स वगैरह बना लेते हैं। और फिर एक आपका फाइनल प्रोजेक्ट आप कुछ बना लेना। फाइनल प्रोजेक्ट के अंदर जैसे क्लोन ही है, आपने CSS को यूज करके क्लोन बना लिया था, अब कुछ बटन दबाएं तो भैया ऐसा हो जाए। ये फंक्शनैलिटीज भी थोड़ा सा आप उसी क्लोन में यूज कर देना। तो कहने का मतलब क्या है, आपने क्लोन प्रोजेक्ट बनाया किसी भी वेबसाइट का HTML CSS से और उसी में जावास्क्रिप्ट भी इंटीग्रेट कर दी, तो तीनों का आपका प्रोजेक्ट बन गया। तो इसे हम कहते हैं एक फ्रंट एंड प्रोजेक्ट। ये आपका एक फ्रंट एंड प्रोजेक्ट बन गया। एक और फ्रंट एंड प्रोजेक्ट रहता है पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट, कि आपने एक अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बना ली, मतलब खुद की वेबसाइट बना ली कि भैया सचिन भैया के नाम से जो है एक वेबसाइट हमने बना ली। ठीक है, तो ये चीज भी आप कर सकते हैं। अब जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद, जावास्क्रिप्ट में सभी कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आपको सीखना है टेलविंड CSS। ऐसा समझिए कि जब हम CSS इंडिविजुअली सीखते हैं तो इसके लिए हमें एक अलग फाइल बनानी पड़ती है। अलग फाइल ना बनानी पड़े, हम HTML फाइल के अंदर ही CSS का भी कोड लिख पाए, इसलिए हमारे पास टेलविंड CSS होती है। ऐसा समझ लीजिए भैया एक लाइब्रेरी है जो आपको डायरेक्ट यहीं पर जो है स्टाइलिंग करने में मदद करती है। तो यहां पे आपको टेलविंड CSS सीखना है। कोई भी ज्यादा टफ नहीं होता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं होती है। हार्डली यहां पे आपको 1-2 दिन लगेंगे। यहां पर 1-2 दिन में आपको टेलविंड CSS सीख लेना है। अब मार्केट में बूटस्ट्रैप भी है, लेकिन मैं आपको एक चीज कहूं, बूटस्ट्रैप आउटडेटेड हो चुकी है। ठीक है, हार्श है। कमेंट सेक्शन में आता ही होगा, किसी ना किसी का जवाब आता ही होगा कि भैया हाँ ऐसे कैसे बोल दिए भैया, बूटस्ट्रैप आउटडेटेड हो चुकी है। लेकिन बात मानिए, बूटस्ट्रैप आउटडेटेड होती जा रही है एंड अब नेक्स्ट आपका टेलविंड आ रहा है। टेलविंड ही आपको सीखना है। ठीक है, अब अगर आपका मन करता है कि हाँ जी भैया मैं जिस कंपनी में जॉब लेने जा रहा हूं उनको बूटस्ट्रैप आता है, वो लोग बूटस्ट्रैप पे ही काम करते हैं, तो अगर आपने टेलविंड सीख रखा है, बूटस्ट्रैप सीखने में आपको हार्डली 1 दिन लगेगा। तो टेंशन मत लो। मतलब ये वेब डेवलपमेंट में ना बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज इसी में होता है कि भैया एक चीज को करने के लिए 4 हैं, एक चीज को करने के लिए 4 हैं, मैं क्या कर लूं। आप एक कर लो, उसके बाद दूसरे में शिफ्ट होने में 1-2 दिन लगता है, कर लेना वो भी। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है ना, जो मैं बोलता जा रहा हूं वो करते जाना। बाकी ये जो रोड मैप बता रहा हूं ना, इसकी एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। PDF होगी प्रॉपर, तो उसके अंदर आपका फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस सब कुछ ऐसे लिखा हुआ होगा, तो वो PDF जो है प्रिंट आउट करा के अपने दीवार में चिपका सकते हैं। ठीक है, तो वो भी मैं आपको दे दूंगा। फिर टेलविंड CSS के बाद आपको सीखना गिटहब। गिटहब क्या होता है, ऐसा समझिए कि एक ऑनलाइन जगह है, एक ऑनलाइन जगह है जहां पे आप अपने प्रोजेक्ट्स को लिस्ट कर देते हैं। समझिए भैया, गिटहब एक वेबसाइट है, बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली भाषा में बता रहा हूं। गिटहब एक वेबसाइट है जहां पे आपने अपने बनाए हुए प्रोजेक्ट्स को डाल सकते हैं, रख सकते हैं, ताकि कल को अगर आपका इंटरव्यूअर पूछे कि भैया कौन से प्रोजेक्ट बनाए, तो आप अपना लैपटॉप ले जाके थोड़ी दिखाएंगे कि भैया ये देखिए ऐसा बनाया। तो आपने क्या किया, उसको अपनी गिटहब लिंक दे दी कि हाँ भैया ये मेरा गिटहब है, इसके अंदर आप देख लीजिए कि मैंने क्या क्या प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, किन किन चीजों पर काम कर रखा है। तो बेसिकली गिटहब ऐसा समझ लीजिए आसान भाषा में आपके कोड्स को स्टोर करने की एक जगह हो गई। ठीक है, ऑनलाइन जगह हो गई जो आप शेयर कर सकते हैं। तो ये आपको गिटहब सीखना ही सीखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जावास्क्रिप्ट सीखा, टेलविंड सीखा, उसके बाद गिटहब सीखा। यहां पे आपका फ्रंट एंड हो गया कंप्लीट। भैया रिएक्ट जेएस नहीं बता रहे हो, भैया रिएक्ट जेएस नहीं बता रहे हो, रो दूंगा। रिएक्ट जेएस यहां पे आपको नहीं पढ़ना है। रिएक्ट जेएस बिगिनर बच्चों को जिनको नहीं पता रिएक्ट जेएस क्या होता है, अच्छा हुआ नहीं पता है, मैं आपको एंड में बताऊंगा क्या होता है। तो आप पहले फ्रंट एंड पढ़ेंगे, फिर आप बैक एंड पढ़ेंगे, उसके बाद आप रिएक्ट जेएस फ्रेमवर्क पढ़ेंगे, वहीं पर आप टाइपस्क्रिप्ट वगैरह भी पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो यहां पे अभी आपको रिएक्ट जेएस नहीं पढ़ना है, रीजन भी बताऊंगा क्यों नहीं पढ़ना है। ठीक है, यहां पर आपका फ्रंट एंड खत्म हो गया। अब मूव करेंगे बैकएंड पर, मूव करेंगे बैकएंड पर। बैकएंड इज सर्वर साइड, बैकएंड इज सर्वर साइड। भैया मेरा कैमरा ऑन है कि नहीं ऑन है, हाँ जी ऑन है। बैकएंड इज सर्वर साइड कहने का मतलब क्या है कि एक वेबसाइट का फ्रंट पेज तो आपको दिख रहा है, लेकिन लॉगिन करने के बाद आपने भैया डैशबोर्ड पर मूव हुए, डैशबोर्ड पे क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके सामने आ गई, ये सब आप कहां से क्या करते हैं भैया, ये बैकएंड से हम करते हैं। मतलब बेसिकली लॉगिन किया, ऑथेंटिकेशन हुआ होगा, चेक हुआ होगा ना कि यूजर पासवर्ड सही है कि नहीं है, ये ऑथेंटिकेशन वगैरह सब कौन करता है, बैकएंड करता है। दिस इज सर्वर साइड ऑफ द वेबसाइट। तो बेसिकली बैकएंड इज
द बैक। वेबसाइट का जो इंटरनल काम हो रहा है वो पूरा बैकएंड में होता है। अब बैकएंड जनरली भैया 3 चीजों से आप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जावा वाले बच्चे स्प्रिंग बूट से अपना बैकएंड करते हैं, जो पाइथन वाले बच्चे हैं वो जेंगो या फिर फ्लास्क से अपना बैकएंड करते हैं। वीडियोस में बनवा दूंगा इस पे, मैंने रिक्वेस्ट कर दी है ट्यूटर्स को, इस पे वीडियो बना देंगे। और जनरली जो बिगिनर्स होते हैं वो Node.js से अपना बैकएंड करते हैं। Node.js भैया मोस्टली यूज होता है तो आपको Node.js से करना है, ठीक है। बाकी ये स्पेसिफिक मैंने आपको बता दिया कि भैया पाइथन वाले बच्चे जेंगो से कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरीली बिगिनर्स के लिए Node.js बहुत फ्रेंडली होता है। क्यों? आपने फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट से किया, बराबर, तो Node.js के अंदर भी आप जावास्क्रिप्ट से ही कोड लिखते हैं, इसलिए ये बिगिनर फ्रेंडली होता है, थोड़ा सा इजी पड़ता है। Node.js के अंदर आप भैया राउटिंग वगैरह सीखेंगे, आप जो है सर्वर्स को कैसे क्रिएट किया जाता है, एपीआईज को कैसे मैनेज किया जाता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल कैसी होती है, ठीक है, आपको एमवीसी आर्किटेक्चर कैसे बनाना है, आपको बैकएंड को डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करना है, ऑथेंटिकेशन कैसे किया जाता है, जेडब्ल्यूटी टोकन्स कैसे जनरेट होते हैं, ये सारी चीजें जो है आपको Node.js के अंदर सीखनी है। ये सारी चीजें ही बैकएंड होती हैं, ठीक है बेटा। तो जब आप Node.js सीख रहे होंगे तो आपको जो आपका ट्यूटर है, जहां से भी आप अपना बैकएंड सीख रहे होंगे, वो आपको Node.js के अंदर सभी चीजें अच्छे से पढ़ा रहा होगा, ठीक है भैया। तो Node.js आपने यहां पे सीखा, और Node.js के साथ ही भैया लोग क्या करते हैं कि बैकएंड से अलग डेटाबेस सीखते हैं, लेकिन नहीं, आपको बैकएंड के साथ ही डेटाबेस सीखना है। अब आप समझिए कि डेटाबेस 2 तरीकों के होते हैं। बैकएंड समझ में आया? यहां पे बैकएंड समझ में आया? हाँ जी भैया, बैकएंड में हमें सिर्फ Node.js सीखना होता है और यहां पर Express.js सीखना होता है। तो Node.js प्लस Express.js सीखना पड़ता है। तो ये आपको पता लग जाएगा, जब आप पढ़ने जाओगे ना आपको पता लग जाएगा, हाँ जी भैया ये दोनों ही चीजें सीखनी है। जैसे वहां फ्रंट एंड में सीखा ना HTML CSS जावास्क्रिप्ट, यहां आपने सीखा Node.js Express.js, ठीक है। ये हो गया आपका बैकएंड। क्या इतने में खत्म? हाँ जी भैया इतने में खत्म। अब आता है डेटाबेस। भैया हमने फ्रंट एंड बना लिया कि यूजर को कैसा दिखेगा, हमने बैकएंड बना लिया कि यूजर डेटाबेस से इंटरेक्शन कैसे होगा, सर्वर साइड कोड कैसे चलेगा। अब आता है डेटाबेस कि भैया जो भी डेटा होगा यूजर का, लॉगिन किया, यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, कहीं तो स्टोर करोगे ना, कहां स्टोर करोगे? एक डेटाबेस के अंदर। तो 2 तरीके के डेटाबेस होते हैं, एसक्यूएल डेटाबेसेस और नो एसक्यूएल डेटाबेसेस, ठीक है। एसक्यूएल डेटाबेसेस क्या डिफरेंस है वो बता देता हूं। एसक्यूएल डेटाबेसेस आपके जनरली जो डेटा होगा उसको टेबल्स के फॉर्मेट में स्टोर करता है, ठीक है, टेबल्स के फॉर्मेट में स्टोर करता है। किस फॉर्मेट में स्टोर करता है? टेबल्स के फॉर्मेट में स्टोर करता है। भैया दोनों में से अच्छा कौन होता है? दोनों ही अपनी अपनी जगह अच्छे होते हैं, लेकिन ये कंपनी स्पेसिफिक हो जाता है। कोई कंपनी एसक्यूएल पे काम कर रही है, कोई कंपनी नो एसक्यूएल पे काम कर रही है। नो एसक्यूएल का मतलब क्या है भैया? जो एसक्यूएल नहीं है उसे नो एसक्यूएल कह दिया, जनरल टर्मिनोलॉजी। तो नो एसक्यूएल के अंदर आ गया आपका MongoDB। क्या आ गया भैया? MongoDB। मैंने कहा था ना मॉन स्टैक के अंदर क्या क्या था? MongoDB, एक्सप्रेस, रिएक्ट और नोड। यहां रहा नोड, यहां रहा एक्सप्रेस। सीख लिया ना नोड और एक्सप्रेस, और ये आ गया आपका MongoDB। अब R बचा है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो हम MongoDB से अपना डेटाबेस बना रहे होंगे, मतलब हम डेटाबेस MongoDB को यूज करके बना रहे होंगे। MongoDB के अंदर टेबल्स के फॉर्मेट में डेटा नहीं होता है, टेबल्स के फॉर्मेट में एंट्रीज नहीं होती हैं। यहां पर हम नॉन टैबुलर फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो एज अ डेटाबेस आपको MongoDB यूज करना है, प्लस इसके साथ आपको Mongoose पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीजें आप डेटाबेस पढ़ते टाइम पे पढ़ लेंगे। तो ये यहां पर एज अ डेटाबेस आपको MongoDB यूज करना है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब आप MongoDB पढ़ लेंगे ना, जब आप एक फुल फ्लेजेड वेबसाइट बना लेंगे, उसके बाद वही टेलविंड वाला मामला कि टेलविंड सीख लिया है, अब बूटस्ट्रैप भी सीख सकते हैं। अगर हमारी कंपनी में बूटस्ट्रैप यूज कर रहा है तो बूटस्ट्रैप सीख लिया। तो उसी तरीके से जब आप MongoDB सीख लेंगे, आपको डेटाबेस की अच्छी नॉलेज हो जाएगी, फिर आपको SQL सीखने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो अगर किसी कंपनी में SQL पे काम हो रहा है तो आप SQL सीख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन स्टार्ट में बिगिनर फ्रेंडली आपको MongoDB रहेगी, क्योंकि MongoDB के अंदर भी थोड़ा सा आपका JSI सिंटैक्स रहता है, तो आपको इजी पड़ेगी, ठीक है। अब डेटाबेस तक सीखने के बाद आप एक वेब डेवलपर बन सकते हैं, बन चुके हैं। बस अब आपको क्या करना है कि जब आपने फ्रंट एंड पढ़ लिया, आपने बैक एंड पढ़ लिया, आपने डेटाबेस पढ़ लिया, अब आपको एक फुल फ्लेजेड प्रोजेक्ट बनाना है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके अंदर फ्रंट एंड भी है, जिसके अंदर बैक एंड भी है, जिसके अंदर आपने डेटाबेस का इंटीग्रेशन भी किया है। ये फुल फ्लेजेड प्रोजेक्ट ही कहा जाता है फुल स्टैक प्रोजेक्ट। इसी प्रोजेक्ट को हम कहते हैं फुल स्टैक प्रोजेक्ट। तो इतना सीखने के बाद अब आपको एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाना है और साथ के साथ उसको डिप्लॉय करना है। भैया डिप्लॉय का मतलब क्या होता है? अभी तक जो कोडिंग आप करते गए, ये कोडिंग आपके लैपटॉप में है, मतलब ये कोड आपके जो है इंटरनल स्टोरेज है उसके अंदर होगा, बराबर। भैया मैं चाहता हूं कि ये जो वेबसाइट है ये सबको दिखने लगे, समझे भैया। www.google.com हिचकी आ रही है, www.google.com आ गया ना आपके सामने। तो भैया google.com तो कहीं और बना होगा ना, कहीं और रखा होगा, उसका कोड कहीं और होगा। आपको कैसे दिख रहा है? क्योंकि उन्होंने google.com को डिप्लॉय कर रखा है।
क्या कर रखा है, डिप्लॉय कर रखा है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी जो वेबसाइट है वो सिर्फ आपके लैपटॉप पे ना दिखे, वो थोड़ा इंटरनेट में भी दिखे, भैया आप एक लिंक बना दो और वो लिंक आपने अपने दोस्त को शेयर किया, आपने इंटरव्यूअर को शेयर किया और इंटरव्यूअर उसी लिंक पे क्लिक करके आपका पूरा जो है वेबसाइट देख सके, तो इसके लिए आपको डिप्लॉय करना पड़ता है अपने प्रोजेक्ट को। तो यहां डिप्लॉयमेंट के लिए जनरली हम वारसेल यूज करते हैं एज अ बिगिनर। वारसेल बहुत ही इजी होता है, बहुत ही जो है बिगिनर फ्रेंडली होता है, तो वारसेल से आप जो है डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे ना, तो वहां पर AWS या एज्योर यूज होता है फॉर डिप्लॉयमेंट। तो ये क्लाउड बेस्ड डिप्लॉयमेंट होता है ताकि आपकी जो वेबसाइट है वो सबको दिखने लगे और आपको लिंक शेयर ना करनी पड़े। तो इसलिए AWS एज्योर जो है एडवांस यूज होता है, मतलब समझिए इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है। अभी बिगिनर में आपको ये नहीं करना है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ये नहीं सीखना है, टेंशन मत लो, सिर्फ वारसेल से काम करो। वारसेल से अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय कर दो। अब वारसेल में डिप्लॉय करने का भी इतना कुछ लोड नहीं है कि भैया पूरा वारसेल सीखना पड़ेगा, क्या नहीं, 1-2 घंटे में हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है। और फाइनल जो प्रोजेक्ट मैंने आपको बता दिया, AI से लड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है बेटा, एक ही तरीका है कि पहले क्या होता था कि फ्रंट एंड बस सीख लिया तो अब हो गया भैया फ्रंट एंड डेवलपर तो बन जाएंगे, बैक एंड बस सीख लिया तो अब बैक एंड डेवलपर बन जाएंगे। अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपके रेज्यूमे के अंदर एक फुल फ्लेजेड डिप्लॉयड प्रोजेक्ट है, तब जाके आप AI से लड़ पाएंगे, तब जाके आपकी हायरिंग हो रही होगी। यह चीज आप कान में डाल लीजिए। तो आपको फुल स्टैक पूरा प्रोजेक्ट बनाना है, पूरा प्रोजेक्ट सीखना है, ठीक है। चलिए बस हो गया भैया, इतना ही है। अरे भैया भी थक गए। तो अब फाइनली हम बात कर लेते हैं अपने रिएक्ट वगैरह की। तो जब आपने पूरा अपना डिप्लॉयमेंट वगैरह सब कुछ सीख लिया ना, अब आपको सीखना है React.js। तो एक्चुअली React.js क्या करता है कि अभी तक हम क्या करते थे, HTML, CSS, JS सबकी अलग अलग फाइल्स बनाते हैं और इन तीनों को इंटीग्रेट कर देते हैं। लेकिन React.js ऐसा समझिए कि React.js एक फ्रेमवर्क है। React.js एक फ्रेमवर्क है जिसने क्या किया, चीजों को आसान कर दिया बेसिकली। इसलिए मैं कह रहा था कि भैया शुरू में मत सीखो, क्योंकि शुरू में आप थोड़ा सा इन पे तो हैंड्स ऑन करो। अगर शुरू में आप आसान चीज की तरफ चले जाओगे तो सीख ही नहीं पाओगे कंप्लीटली। इस वजह से पहले आपको ये सीखना है। लास्ट में आप React.js सीख सकते हैं। अब जाके React.js बेसिकली इन तीनों को आपको अलग अलग नहीं बनाना पड़ेगा। आप सॉर्ट ऑफ समझ सकते हैं कि एक ही फाइल के अंदर आप तीनों का कोड लिख सकते हैं, ऐसा समझ लीजिए। तो React.js एक फ्रेमवर्क है जो कि चीजों को बहुत आसान कर देता है, ठीक है। तो React.js आप यहां पे सीखेंगे। अब React.js के साथ जैसे भी आप MongoDB और SQL दोनों में से कोई एक सीख सकते थे, तो यहां पर Angular भी होता है, Vue भी होता है, लेकिन इन दोनों को मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। आप भैया React.js सीखो, क्योंकि आप अभी तक JS में काम कर रहे थे, तो भैया आप React.js के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और React.js ज्यादातर यूज होता है, ठीक है। अब React.js के साथ आप एक चीज सीख सकते हैं, Redux मतलब ये खुद से देखो कि भैया Redux क्या होता है। Redux आप ऐसा समझ सकते हैं कि भैया मल्टीपल डेटा को स्टोर करने के लिए हमें अलग अलग फाइल्स नहीं बनानी है, एक जगह पे हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं और वहीं से पूरे React में जो है उस डेटा को यूज कर सकते हैं। क्योंकि जब हम React पे काम करते हैं ना, कंपोनेंट्स पे काम करते हैं, कंपोनेंट्स बनाते हैं, तो हर कंपोनेंट का अलग अलग डेटा करने की बजाय हमने एक सेंट्रल स्टोरेज यूनिट बना ली, ठीक है। बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, लेकिन हटाओ, एक काम करो, जो भी अभी बोला सब दिमाग से निकाल दो। ऐसा समझो कि पहले React सीखना है, फिर उसके बाद Redux सीखना है, ठीक है। उसके बाद आपको सीखना है टाइपस्क्रिप्ट सीखने में आपको 1 से 2 घंटे लगेंगे मैक्स टू मैक्स। और टाइपस्क्रिप्ट सीखना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आप जावास्क्रिप्ट में कोड लिखते हैं तो जावास्क्रिप्ट टाइप सेफ्टी नहीं देती है। मतलब भैया मैंने C++ के अंदर क्या किया, मैंने एक जो है स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल बनाया। अगर आपने अभी पढ़ा है C++ तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, नहीं पढ़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या किया कि भैया एक डब्बा बना लिया, उस डब्बे के अंदर अभी मैंने एक नाम डाल दिया, ठीक है, एक नाम डाल दिया। अब कल को उस डब्बे के अंदर मैं नंबर नहीं डाल सकता, क्योंकि इस डब्बे का टाइप क्या है कि भैया आप जो है कोई स्ट्रिंग ही ले सकते हो, कोई सेंटेक्स या कोई वर्ड ही ले सकते हो। बहुत ईजी लैंग्वेज बता रहा हूं, ठीक है। तो ये टाइप सेफ्टी हो गई कि आप दूसरे टाइप का जो है डेटा उसमें नहीं रख सकते। लेकिन JS के अंदर ऐसा नहीं होता, जावास्क्रिप्ट के अंदर टाइप सेफ्टी नहीं होती है। तो टाइप सेफ्टी को डालने के लिए हमने जावास्क्रिप्ट का ही एक नया फॉर्म निकाल दिया, टाइपस्क्रिप्ट। तो क्या दोनों डिफरेंट होते हैं? नहीं, दोनों डिफरेंट नहीं होते हैं, सेम कोड जो है होता है, बस ts.ts मतलब टाइपस्क्रिप्ट फाइल के अंदर आपको टाइप सेफ्टी मिल जाती है, ठीक है। तो छोटा सा 1-2 घंटे लगेंगे, इसको भी पढ़ लेना। फिर आपको पढ़ना है थोड़ा बेसिक डेवऑप्स, मतलब थोड़ा बेसिक जो मैंने आपको बताया था ना, AWS एज्योर एडवांस लोग पढ़ते हैं, तो अब आप थोड़ी सी एडवांस हो चुके हैं, तो अब आपको थोड़ा AWS एज्योर सीख लेना है। CI/CD क्या होती है, कंटेनराइजेशन क्या होता है, कैशिंग क्या होती है, कैशिंग कैसे किया जाता है यूजिंग Redis। तो ये आपको बेसिक डेवऑप्स वाला पार्ट पढ़ना है। एंड विथ दिस यू आर डन। अब मैं आपको थोड़ी सी पैसा बता दूं। अबे तेरी तो कहां गया, अबे बहुत अच्छा कोट लिख के आए थे, हाँ या दिस इज द कोट, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा पैसे के बारे में बताता हूं। भैया अगर आपने कंप्लीट फ्रंट एंड में मास्टरी कर ली, मतलब आपने React वगैरह अच्छे सीखा, Redux पे अच्छे सीख लिया, तो अगर आप एक एज अ फ्रंट एंड डेवलपर जॉब लेने जाते हो, तो आज की डेट पे आप भैया 6 LPA की जॉब आराम से उठा लोगे।
अगर आपने फ्रंट एंड में मास्टरी की है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 3-4 महीने फ्रंट एंड सीखा और हो गया, नहीं होगा, नहीं होगा, विश्वास मानो। जो बच्चे कह रहे हैं ना आगे कि 6 महीने में तो वेब डेवलपमेंट हो जाता है, सीख लोगे लेकिन उससे जॉब नहीं मिलेगी, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे जिसमें आराम से साल भर लग जाता है। वेब डेवलपमेंट सीखने में मैं कहता हूं भैया 7 से 8 महीने लगते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट बनाते हैं 1 साल लग जाते हैं, ठीक है। तो एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, एज अ फ्रंट एंड इंजीनियर भैया आप क्या करते, अबे तेरी तो अटक मत सचिन, बहुत मार दूंगा तेरे को। फ्रंट एंड डेवलपर की तौर पे आप 6 LPA की जॉब उठा सकते हैं। अगर आपने बैक एंड डेवलपर की तरह पे अप्लाई किया तो आप आराम से 8 से 9 LPA की जॉब उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपने ढंग से बैक एंड डेवलपमेंट किया है तो 15 से 20 LPA की जॉब आपके जेब के अंदर होगी ही होगी। अब आप क्या कर सकते हैं कि दोनों को सीख करके आप फुल स्टैक डेवलपर भी बन सकते हैं, तो इसका भैया पैकेज थोड़ा सा हाई हो जाता है, ठीक है। तो ये छोटी सी बात मैंने कर ली आपके सामने। लास्ट मैं आपको एक चीज कहूंगा कि एवरीवन विल आस्क यू टू जंप बिटवीन स्टैक्स। मैंने बताया ना कि पाइथन से भी किया जा सकता है, जावा स्प्रिंग बूट से भी किया जा सकता है, मन से भी किया जा सकता है। लोग कहेंगे कि अच्छा स्प्रिंग बूट का ज्यादा स्कोप है, भैया AI आ रहा है तो एक काम करना, तू जैंगो में कर ले। तो आप मन सीखते रहोगे बीच बीच में, आप क्या करोगे, बीच में छोड़ करके और जंप कर जाओगे स्प्रिंग बूट पे या फिर पाइथन पे। आपकी ये सबसे बड़ी गलती होगी। जब आप पाइथन सीखने लगोगे ना तब आपको रियलाइज होगा कि यार आधा मन तो सीख ही लिया था, कंप्लीट ही कर लेता तो ज्यादा बेटर था। तो ये चीज नहीं करनी है, कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी है। वंस आपने मन सीख लिया है, जैंगो सीखने में भी आपको कम टाइम लगेगा, जावा स्प्रिंग बूट सीखने में भी आपको कम टाइम लगेगा, क्योंकि भैया आपने बेसिक्स तो सीख लिया ना, आपको ओवरऑल पर्सपेक्टिव तो मिल गया कि ये वेबसाइट बनती कैसी है, क्या क्या चीजें होती है वेबसाइट के अंदर, ठीक है। तो ये चीज नहीं करना है। लास्ट में सिंपली इसी चीज के साथ एंड करूंगा कि एवरीवन विल आस्क यू टू जंप बिटवीन स्टैक्स। स्टैक्स क्या, पाइथन कर लो, जावा कर लो, मर्न कर लो, लेकिन आपको आस्क देम टू शट अप। यहां पे F से एक वर्ड आता है, वो लिखने वाला था लेकिन गरिमा को मेंटेन करते हुए मैंने वो नहीं लिखा, आज देम टू शट अप, ठीक है। एंड में मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे चैनल का एक रूल है। क्या रूल है कि आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं, आप कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, कौन सी सिटी के अंदर हैं, और आपको कोडिंग में क्या जानना है, किस चीज पर रोड मैप चाहिए, किस चीज में डाउट है, ये तीनों चीजें आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी ही लिखनी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप चाहते हैं कि आपकी जो प्लेसमेंट जर्नी है वो हमारे साथ आगे बढ़े, तो आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, ठीक है भैया। तो ये चीज भी आप कर सकते हैं। बाकी कमेंट्स में मुझे जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा, आगे क्या वीडियोस चाहिए।